वेलकम बैक टू अवर चैनल मास्टर सोशल साइंस। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आइए देखते हैं। अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं हर एक चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। इसके अलावा वही चीज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीसिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर हम इसको और समझें तो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। यानी कि अगर मान लेते हैं कोल माइन है, उस कोल माइन से हमें क्या करना है, कोल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये जगह है, यहाँ पर कोल माइन है। अगर हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल नहीं है जो कि इस कोल को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक, तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल नहीं है रिसोर्सेज के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल नहीं है वो रिसोर्स नहीं है। दूसरी बात, इकोनॉमिकली फीसिबल। अगर यही कोल हम देखते हैं हमें 10,000 रुपए का पर किलोग्राम मिल रहा है तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली फीसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये बन जाता है हमारे लिए एक लग्जूरियस आइटम, और लग्जूरियस आइटम कभी भी रिसोर्स नहीं हो सकते। ठीक। तीसरी बात, अगर हम बात करें कल्चरली एक्सेप्टेबल की, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक एक हिल है या एक माउंटेन है, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इस मंदिर के नीचे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, और जो मिनरल्स हैं उसी से ये मंदिर का जो अंदर का जो परिसर की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। आइडल जो है वो यहाँ का बना हुआ है। लेकिन अगर हमें यहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हमें इस मंदिर को या फिर इस माउंटेन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है वो हमें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है कि ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। जब ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम कहेंगे ऐसे कि ये भी रिसोर्स नहीं है। तो ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीसिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वही क्या कहलाएगी, हमारा रिसोर्स कहलाती है। आगे देखते हैं। अगर हम इसी के प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट है, लेकिन इसका रिलेशनशिप होना चाहिए विद नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, अगर यहाँ पर हम देखें तो भाई नेचर में तो प्रेजेंट है, जो रिसोर्सेज है वो प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम कर सके। ठीक। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं यही जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइडेड हैं, क्लासिफाइड हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर या जन्म के आधार पर यहाँ पर दो तरीकों में क्लासिफाइड है। पहला है हमारा बायोटिक जो कि लिविंग है, और दूसरा है हमारे पास अबायोटिक जो कि है नॉन लिविंग। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के आधार पर। पहले हैं रिन्यूएबल, दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल, ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ एक इंडिविजुअल होल्ड करता है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कम्युनिटी होल्ड करती है वो कम्युनिटी, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट तो हम देखेंगे हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर हम सोलर एनर्जी को यूज करके काफी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है डेवलप, जो हम आज के टाइम पर या आज के समय पर यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे डैम्स वगैरह हो गए। तीसरा है स्टॉक्स। स्टॉक्स वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। और चौथा है हमारे पास रिजर्व, जिसको हम रिजर्व करके रखे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। यहीं पर हमें एक चार्ट दिया हुआ है जो कि हमें बताता है रिसोर्सेज के बारे में, और जो कि नेचुरल है और ह्यूमन। तो ह्यूमन हमारे कोई काम का नहीं है यहाँ पर 10th में। और हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं फर्दर इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम देखेंगे कंटिन्यूस फ्लो में, अगर हम देखें तो विंड और वाटर की बात चल रही है। रिन्यूएबल में वही हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो उसमें हम देखेंगे रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल है हमारे पास मेटल्स, वही अगर हमारे पास कोई बर्तन है तो हम उसको दोबारा, अगर वो खराब हो जाता है, चपटा हो जाता है, टूट जाता है, तो हम उसको दोबारा बनवाकर या उसको ठीक करवाकर दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी कि उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। वहीं नॉन रिसाइकेबल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल है, इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्म होने में। ठीक है, तो इसलिए हम इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाइटल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हालांकि ये हमारे लिए गिफ्ट ऑफ नेचर भी है। तो हम देखेंगे अगर हम इनको इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करें तो क्या क्या समस्याएं या क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, क्योंकि अगर हम ग्रीड के तौर पर यानी कि लालच के तौर पर इस्तेमाल, अगर हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं या कुछ इंडिविजुअल्स को ग्रीड के तौर पर या लालच के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये डिप्लीट हो सकते हैं। दूसरी बात, अकोमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। यही रिसोर्सेज जो है वो अकोमुलेट हो सकते हैं
रिच के पास, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी में दो सेगमेंट डिवाइड हो जाएंगे, रिच और पुअर वाला। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो रिच है, और जिनके पास नहीं है वो पुअर है। तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का तो ये हमें ले चलता है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की तरफ, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये सब सारे टर्म्स आप जानते ही होंगे, ठीक। इसी के तौर पर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर हम इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, अगर हम देखते हैं कि भाई अगर हम इसी रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में इस्तेमाल करें तो हम सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस को ला सकते हैं। यानी कि एक ऐसी जिंदगी जिसमें हमारे पास जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल फॉर्म में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक। तो इसी को हम देखेंगे एज अ प्रेजेंट ट्रेंड रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज, द फ्यूचर ऑफ अ प्लैनेट इज इन डेंजर। वही जहां पर कई कंट्रीज ऑफ कुछ कंट्रीज और कुछ इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारा जो प्लैनेट है वो कैसा है, डेंजर में, यानी खतरे में। Therefore, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। रिसोर्स प्लानिंग कैसी है, बहुत ही एसेंशियल है, ताकि हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ कर सकें। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहली बात तो हम देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि किया जाता है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ठीक। अगर हम कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर रोड बना रहे हैं या फिर मान लीजिए कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहां पर अगर ट्रीज या फिर फॉरेस्ट प्रेजेंट है तो हम उसको हार्म ना करें। सिर्फ और सिर्फ विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट हम ऐसा डेवलपमेंट करना है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो। और दूसरी बात अगर हम वही देखेंगे, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को आज के समय पर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो समय के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि डिप्लीट होने से बचाना है उस रिसोर्स को, तभी ऐसा एक डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट करते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, और दूसरा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, तो ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1992 में एक समिट देखा गया है, यानी कि यहाँ पर लोग जुड़े, एक मीटिंग की। लोगों से जुड़ने का मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स जो है यहाँ पर जुड़ते हैं 1992 में, ठीक। 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ ब्राजील में ये मीटिंग होती है। और हम देखते हैं कि जो ब्राजील में मीटिंग हो रही है यहाँ पर, ये जो 1992 में जो मीटिंग हो रही है, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, एंड स्टेट्स का मतलब है नेशंस यहाँ पर, और वो रियो डी जेनेरियो में मिलते हैं ब्राजील में, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। इस समिट में क्या किया जाता है, अर्जेंट प्रॉब्लम जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या फिर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, यहाँ पर बात की जाती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको एक तरीके से इस तरीके से बढ़ाने की कि भाई यहाँ पर जो एनवायरमेंट है उसका नुकसान ना हो। इसी में हम देखेंगे कि यहाँ पर डिक्लेरेशन साइन होता है, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन होता है, ठीक है। रियो कन्वेंशन एंडोर्स ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। एजेंडा 21 बेसिकली अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी में जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने की बात कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एजेंडा 21। इसको भी साइन किया गया, ठीक है, बाय द वर्ल्ड लीडर्स एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, विच टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो। वहीं पर साइन किया गया ये प्रोग्राम भी एजेंडा 21 का, ठीक है। एजेंडा 21 बेसिकली अगर हम देखें तो कॉम्बैट करने के लिए एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ठीक है, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। सारे देश मिलकर एक साथ एनवायरमेंटल डैमेज को बचाने की कोशिश करेंगे, गरीबी को दूर करने की कोशिश करेंगे, और डिजीज जो भी हमें समाज में या बीमारियां देखने को मिलती हैं उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं हम अगर बात करें तो एक मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 का ये भी है कि लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करे, एजेंडा 21 को अपने हिसाब से मॉडिफाई करे और हेल्प आउट करे इन सारी चीजों को ठीक करने की, एनवायरमेंटल डैमेज को कम करने की, पॉवर्टी को कम करने की और डिजीज को कम करने की। इसी के चलते हम आगे देखते हैं तो भाई अभी तक हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिसोर्स प्लानिंग की। तो हमारा जो देश है यहाँ पर कई तरीकों से हम देखते हैं एनॉर्मस डाइवर्सिटी अवेलेबल है, चाहे वो कल्चर के फॉर्म में हो चाहे वो रिसोर्सेज के फॉर्म में हो, हर तरीके से हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ रीजन्स हैं जो रिच है रिसोर्सेज में और कुछ रीजन्स है जो पुअर है रिसोर्सेज में। अगर हम बात करते हैं
रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की, तो हम देखते हैं यहाँ पर कई जगहों पर शॉर्टेज है कुछ चीज़ों की, कई जगहों पर वाइटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर रिच, ये जो एरिया है रिच इन मिनरल्स है और कोल डिपॉजिट यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अबंडेंस ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से आप कहोगे मशीन नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। द स्टेट ऑफ राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर जो रिसोर्स है उसकी हमें कमी देखने को मिलती है। कोल्ड एरिया लद्दाख की बात करेंगे अगर हम, तो रिलेटिवली आइसोलेटेड है, ठीक है, और रिच है कल्चरल हेरिटेज में, लेकिन यहाँ पर भी हमें पानी की कमी देखने को मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है और मिनरल्स की भी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऐसा करना है कि भाई जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, सॉरी, जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट हो वो एकदम एकदम प्लान्ड तरीके से हो, नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल्स पे और लोकल लेवल्स पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमारे पास आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में हम देखते हैं हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला जिसमें से हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पहली बात हमें ये पहचानना है कि भाई कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर या मिनरल्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक। या हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी इन्वेंटरी बनानी है, यानी कि उनका एक बही खाता रखना है कहाँ कहाँ पर चीजें प्रेजेंट है। दूसरा, इसी में आती है चीजें सर्वेइंग। पहला हम सर्वे करेंगे कहाँ कहाँ पर चीजें प्रेजेंट है, मैपिंग करेंगे उसके उस एरिया की कि भाई यहाँ से यहाँ तक अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है। तीसरा, हम देखेंगे क्वालिटी कैसी है और कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है वहां पर रिसोर्स या फिर मिनरल वगैरह कोई, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। इसमें हम देखेंगे कि भाई हमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है और स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यानी कि हमारे पास ऐसे कितने लोग हैं जो काम कर सके, स्किल्ड हैं उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा और क्या देखेंगे हम, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है, भाई अलग से कुछ ब्रांचेस बनानी है गवर्नमेंट की ताकि वो सिर्फ यही काम करे कि उन्हें रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है। लास्टली हम देखेंगे तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम जो भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या उसको हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से कन्फर करे या उसी के साथ कंपैटिबल रहे। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमने देखा है अगर हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शुरुआत से ही 5 ईयर प्लान्स का जो एक 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हम उसी के तहत इन रिसोर्सेज को यूज करते आ भी रहे हैं, ठीक। रिसोर्सेज availability of resources necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in। अगर हम यहाँ की बात करें तो भाई जो रिसोर्सेज है वो नेसेसरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर हम देखेंगे कि भाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन अगर नहीं है वहां पर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, हिंडर कर सकते हैं हमारे डेवलपमेंट को, यानी कि हमारे डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होगी तो हम डेवलपमेंट कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर there are many regions that are rich in resources but these are included economically backward regions, क्योंकि भाई कई सारे रीजन है जहाँ पर मिनरल्स और रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है, इंस्टीट्यूशन ही अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं और तब हम आ जाते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कोलोनाइजेशन हमारा इसी बेहाफ पर हुआ है कि भाई आज के जो हमारे पास रिसोर्सेज तो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, जो मेन अट्रैक्शन बना फॉरेन इन्वेडर्स का, जो बाहर से लोग आए उन्होंने देखा भाई इंडिया में बहुत सारा पैसा अवेलेबल है, बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ के लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर रहने लगे और उनके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, ठीक है, जो उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया आगे चलकर, ठीक, और वो क्या बनते गए, सुप्रीम पावर बनते गए और हम यहाँ पर गरीब के गरीब रहे। Therefore, resources can be contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology and development and institutional changes। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक, तो हम क्या नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है तो भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम देखते हैं हमारे लिए हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या इंस्टीट्यूशनल सेटअप बहुत ही जरूरी है हमारी जो रिसोर्सेज उनको एक्सट्रैक्ट करने की और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने की, ठीक। India has experienced all of this in a different phase of colonization. Therefore, India development in general and resource development in particular does not only involve availability of resources, but also technology, quality of human resources and historical experience of the people। और इंडिया ने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं
अगर हम डेवलपमेंट रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात करें तो पर्टिकुलरली सिर्फ हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी नहीं है, इसी के साथ टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ मैन रिसोर्सेज भी होना जरूरी है। अब वहीं अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम देखेंगे कि भाई हमने ये तो जाना कि भाई रिसोर्सेज जो है वो वाइटल डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जरूरी है, ठीक। इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन इसको कम कर रहा है, ठीक। तो अगर अगर अब हमें इसके ओवरकम करना है इन सारी चीजों से, तो हम देखेंगे कि हमें इसको कंजर्व करना होगा एट डिफरेंट लेवल्स या वेरियस लेवल्स, ठीक है। तो ये जो कंसर्न है ये हमारे लीडर्स का मेन कंसर्न भी रहा है, इसके लिए गांधी जी ने एक कोट भी दिया है कि भाई देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। हमारे हिंदुस्तान में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो हर एक नीड के लिए, हर एक व्यक्ति के नीड के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन हर एक व्यक्ति की ग्रीड को पूरे करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक। यानी कि मिनरल्स और रिसोर्सेज अवेलेबल है हर एक बॉडी की नीड को फुलफिल करने के लिए, लेकिन हर एक की ग्रीड को या लालच को पूरा कर सके ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, ना कि मास प्रोडक्शन होना चाहिए। तो वो कहते हैं ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। मास प्रोडक्शन का मतलब है जब किसी एक फैक्ट्री में कई सारे नंबर्स में चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक लार्ज नंबर में चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक। अब वो जो चीज है इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो लेबर है, ठीक है, लेबर जो है वो हमें कम इस्तेमाल करने को मिलती है या कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम वही चीज ज्यादा लोगों में बांट दें और डिस्ट्रीब्यूट कर दें और ज्यादा लोगों को बोले कि इस चीज को क्या करना है, आपको एक तरीके से प्रिपेयर करना है या तैयार करना है ताकि वो मार्केट में अवेलेबल हो सके, तो इससे ज्यादा लोगों का फायदा हो सकेगा। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन बाय मासेस जरूरी है। आगे हम देखते हैं यहीं पर लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर लैंड हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे हमें लैंड पर ही देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन, हमारा वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी लैंड ही सपोर्ट करता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एसेट बन जाता है, लेकिन ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है भाई, जैसे कि हमारा इंडिया जो है उसमें क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड या लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, ठीक है। हालांकि हम देख सकते हैं पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन लैंड जो है वो उतनी ही रहेगी। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट है। उसी लैंड पे हमें सारी चीजों को अपना एडजस्ट करना है या उस तरीके से उसको यूज करना है। इसी के लिए हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि लैंड को यहाँ पर डिवाइड कर रखा है डिफरेंट वेज में। जैसे कि इंडिया के पास, हमारे पास अराउंड 43% ऑफ लैंड एरिया है जो कि प्लेन्स का है। प्लेन्स जहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है, वो एरिया जहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है वो क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास माउंटेन्स का एरिया है जो अराउंड 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री। यानी कि जितना सर्फेस एरिया कंट्री में है उसका 30% माउंटेन्स का एरिया प्रेजेंट है कंट्री में हमारे। और वहीं पर हमें देखने को मिलती हैं रिवर्स जो पेरेनियल फ्लो करती हैं, यानी कि लगातार फ्लो करती रहती हैं, जो कि हेल्प आउट करती हैं टूरिज्म को और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को। लास्टली हम देखेंगे 27% जो एरिया है कंट्री में वो प्लेट्यू रीजन का है, यानी कि यहाँ पर प्लेट्यूज पाए जाते हैं जो कि रिच इन मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स या फिर फॉरेस्ट में है, ठीक। तो 3 कैटेगरी में हमने हमारे एरिया को डिवाइड कर रखा है लैंड के एरिया को। पहला वाला है हमारे पास प्लेस जो कि 43% है टोटल एरिया का। दूसरा हमारे पास है माउंटेन्स वाला एरिया जो कि 30% है ऑफ टोटल एरिया का। लास्टली हमारे पास है 27% जो कि है प्लेट्यू रीजन, ठीक। और 27% जो है वो टोटल एरिया का कंट्री का हमारे पास प्लेट्यू रीजन। लास्टली इसके बाद अगर हम बात करें तो हम देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन के लिए लैंड एज अ रिसोर्स को अलग अलग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग पर्पज क्या है इस लैंड के। जैसे कि पहला पर्पज है फॉरेस्ट का। अगर हम देखेंगे तो जब इंसान ज्यादा सेटलमेंट नहीं करता था या ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं करता था, पूरे में हमें जंगल देखने को मिलते हैं। तो पहला जो पर्पज है लैंड का वो तो हमें फॉरेस्ट के फॉर्म में ही देखने को मिलता है। फॉरेस्ट बेसिकली हमें प्रोवाइड करते हैं, अच्छी एयर प्रोवाइड करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचाते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन की अवेलेबल नहीं है अब, जिसमें से पहला कैटेगराइजेशन है हमारे पास बैरन और वेस्ट लैंड, जिसको हम बंजर जमीन कहते हैं, जहां पर हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते। वहीं अगर हम इस एरन और वेस्ट लैंड की बात करें तो जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, लेकिन हमने वहां उस एरिया को, उस लैंड को हमने यूज कर लिया है फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स या फिर फैक्ट्रीज। तीसरे नंबर पे हमारे पास अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, ऐसे एरियाज जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है लेकिन किसी और पर्पस के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि परमानेंट पैस्चर,
वहां पर जो चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ बकरी लेकर आते हैं, चराते हैं उनको और अपना गुजारा करते हैं, या फिर ग्रेजिंग लैंड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक। इसके अलावा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, आपने कहीं देखा होगा भाई, कई एरियाज है जो छूट जाते हैं, लैंड जो छूट जाती है वहां पर कई पेड़ पौधे उगाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, क्रॉप्स आ जाते हैं। ठीक। ऐसे एरियाज को हम कहेंगे लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। थर्ड है जो हमारे इसी में है, अगर हमारे पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसी लैंड या ऐसी जगह जिसपे कल्टीवेशन नहीं हुआ है 5 साल से ज्यादा के लिए, या फिर जहां पर खेती बाड़ी नहीं हुई है 5 साल से ज्यादा समय के लिए। ठीक है, उसको हम कहेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। हालांकि वहां पर हो सकती थी लेकिन नहीं हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैलो लैंड्स, फैलो लैंड्स में हम देखेंगे करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, 1 साल से कम के अंदर जहां पर खेती नहीं हुई है वो है करंट फैलो लैंड। यानी कि मान लीजिए अगर एक लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड पर 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर अंदर खेती कर ली जाती है तो वो आएगी करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर, अगर मान लीजिए यही लैंड है, 1 साल के बाद इसमें खेती हो रही है, 1 साल या 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में इसमें कभी भी खेती हो जाती है तो ये अदर देन करंट फैलो लैंड। लास्टली हमारे पास 5th नंबर पे है नेट सोन एरिया, जो भी फिजिकल एक्सटेंट है लैंड का जिस पर क्रॉप का कल्टीवेशन हो सकता है वो हमारे लिए नेट सोन एरिया कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं पूरे इंडिया का हमारा जो एरिया है वो ये, ठीक। अगर इस एरिया में हमारे पास 60% जो है ये एग्रीकल्चर एरिया है, 60% जो है हमारे पास ये एग्रीकल्चर एरिया है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा नेट सोन एरिया, यानी कि इतने एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है या खेती बाड़ी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की, तो नेट सोन एरिया जितना है उसमें कितनी बार क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है प्लस नेट सोन एरिया। अगर आप एक एक लैंड है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 100% लैंड है, 100 है, ये 100 पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक क्रॉप को ग्रो किया यहाँ पर 3 महीने में, तो 10% लैंड पर हमने दोबारा किसी क्रॉप को ग्रो कर लिया, तो 10% प्लस वो जो 100% था, तो 110% हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप एरिया। यानी कि जितने एरिया पे हम दोबारा खेती कर रहे हैं उसको हम दोबारा काउंट कर लेंगे और पहले से जो नेट सोन एरिया प्रेजेंट है उसको भी काउंट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया। अब हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड है, इंडिया में जो लैंड है वो डिटरमाइन होती है, यानी कि उसको अफेक्ट करते हैं दोनों ही फैक्टर्स, पहले तो फिजिकल फैक्टर्स और दूसरे हमारे ह्यूमन फैक्टर्स, या लैंड कहीं भी हो तो दोनों ही फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करेंगे। पहला फिजिकल फैक्टर में हम देखेंगे टोपोग्राफी, भाई जो जमीन है, जो लैंड है वो कौन से एरिया में प्रेजेंट है, वहां पर पहाड़ प्रेजेंट है, ठीक, वहां पर नदियां प्रेजेंट है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर बंजर जमीन प्रेजेंट है, या यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सैंड प्रेजेंट है, तो डिटरमाइन करता है कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है। दूसरा क्लाइमेट, वहां पर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, लगातार वहां पर सर्दी बनी रहती है, वहां पर हॉट वेदर रहता है या क्लाइमेट रहता है या कोल्ड क्लाइमेट रहता है, तो ये भी क्या डिटरमाइन करती है, ये भी डिटरमाइन करती है लैंड के फीचर्स को। लास्टली हम देखेंगे सॉइल टाइप, सॉइल सॉइल है कैसी वहां पर, हो सकता है हमें नदियों के आसपास अलूवियल सॉइल देखने को मिले, ठीक है, ड्रैगन प्लेट्यू के आसपास हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिले, तो ये सॉइल टाइप भी जो है वो क्या डिटरमाइन करती है लैंड के फैक्टर्स को, ठीक। आगे हम देखेंगे ह्यूमन फैक्टर्स जो है हमारे पास, ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, जैसे पॉपुलेशन। अब भाई अगर मान लीजिए कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां के जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो सारी लैंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया हमारे पास। सेकंड है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अब हमारे पास उस लैंड को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है या नहीं है, हमारे पास ट्रैक्टर्स वगैरह है या नहीं है, हार्वेस्टर है या नहीं है, हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड लास्टली कल्चरल एंड ट्रेडिशन फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन है वो हमें उस लैंड को यूज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी में हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, इसी को बताया गया है कि किस तरीके से लैंड जो है वो डिवाइड की गई है, फॉरेस्ट, बैरन और ये अंडर कल्टिवेटेड या परमानेंट पास्चर और बाकी सारे नेट सोन एरिया में। अब अगर हम बात करें तो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि हमारे लिए अवेलेबल है सिर्फ 93%, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 93% हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आसाम की मैपिंग नहीं की गई है नॉर्थ स्टेट एरियाज में, और कुछ जो एरिया है जम्मू कश्मीर का डायरेक्ट ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, तो उसको भी सर्वे नहीं किया जा सका है। इसके आगे हम बात करेंगे तो लैंड जो है वो परमानेंट पास्चर के अंदर, जो परमानेंट पास्चर हमने देखा था पहले अभी कि जहां पर सिर्फ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ला रहे हैं या गाय भैंसों को चराने के लिए ला रहे हैं, वो है हमारे पास परमानेंट पास्चर लैंड। अब वो भी क्या हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक, और
मोस्ट ऑफ द करंट फैलो लैंड से जो हमारे पास जहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है उसकी क्वालिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऐसी जमीन की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें वहां पर ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज करना पड़ेगा, ज्यादा पानी देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ज्यादा लैंड को यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लैंड पे आगे आने वाले समय में ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, ज्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ सकती है। हैज दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास नेट सोन एरिया जो है वो अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया बचा हुआ है आज के टाइम पर। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। ये हम जानते हैं सभी बात कि भाई जो एरिया है, जो नेट सोन एरिया है वो डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे कि इट इज ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब और हरियाणा, बट लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि पंजाब और हरियाणा वाला जो रीजन है वहां पर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। 80% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर में है। लेकिन बाकी सारे स्टेट्स की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है हमें, क्योंकि लैंड वहां पर वैसी नहीं है। अब आगे बात करें तो फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अराउंड 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया फिक्स किया गया है फॉरेस्ट के लिए अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। जो फॉरेस्ट एरिया है वो कंट्री में बहुत ही लो जा चुका है। ठीक, डिजायर्ड 33% है अगर हमें रहना है ठीक तरीके से, जहाँ पर हमारे पास अच्छी ऑक्सीजन हो, साफ हवा हो। ठीक है, बाकी सारे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इतनी ज्यादा ना बढ़े, तो 33% बहुत ही जरूरी होना। लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं वो डिक्रीज हो चुका है। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक, livelihood of millions of people who live on fringes of the forest depend upon it। ये भी हम देख चुके हैं कि भाई ट्राइबल पीपल्स जो है किसी जंगल के आसपास, या अगर हम जंगल को काट देंगे, जो एरियाज है हमारे पास फॉरेस्ट के अराउंड, उनको कट डाउन कर देंगे, तो भाई जो ट्राइबल पीपल्स है जो वहां पर रह रहे हैं, तो उनका लाइवलीहुड भी है वो खतरे में आ जाता है। ठीक, अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स, अगर हम वेस्ट लैंड की पर्टिकुलरली बात करें तो वेस्ट लैंड इंक्लूड क्या करते हैं, रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरिया। जहां पर पथरीले इलाके होंगे, या जहां पर बंजर जमीन होगी, या जहां पर डेजर्ट एरिया होगा, उसको हम वेस्ट लैंड के तौर पर ही गिनते हैं। बाकी नॉन एग्रीकल्चर लैंड हम पहले भी देख चुके हैं, इस्तेमाल आती है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक, अगर हम कंटिन्यूस लैंड को यूज करते हैं ज्यादा समय के लिए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वेस्ट लैंड में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसको क्या करें, कंजर्व करें, वरना हमारी सोसाइटी को बहुत ही बुरे हालातों से गुजरना पड़ सकता है। अब लैंड कंजर्व करने की बात आती है, तो हम देखते हैं यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन के बारे में। ठीक, तो लैंड कंजर्वेशन और डिग्रेडेशन के बारे में देखेंगे हम। हमने पास्ट जनरेशन के साथ अपनी लैंड शेयर कर रखी है। जाहिर सी बात है, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे पूर्वज भी इसी धरती पर रहे होंगे और उन्होंने इसी धरती पर खेती की होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया होगा, और हमने उसको इस्तेमाल किया है। आज के टाइम पर हमारे जो किसान भाई है वो भी खेती कर रहे हैं आज के टाइम पर। तो हम देख सकते हैं कि और आने वाले समय में जो जनरेशन होगी वो भी इसी लैंड को ही यूज करेगी। तो ऐसा हमें इस्तेमाल करना है कि भाई आगे वाली जनरेशन के लिए भी वो लाभदायक रहे। 95% ऑफ आवर बेसिक जो नीड्स हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वो सब हमें लैंड से ही मिलती है। ठीक, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज लैंड टू डैमेज। अब इतनी सारी जो चीजें हमें मिल रही हैं लैंड से, जैसे कि फूड है, हमारा शेल्टर रहने की जगह मिल रही है, क्लोथिंग मिल रही है। अगर हम बात करें तो जो कॉटन प्लांट है वो भी लैंड पर ही ग्रो करता है, तो कपड़े की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमें लैंड से ही मिल रही है। या हम बात करें तो शीप्स वगैरह है जो वो हम ग्रेस करवाते हैं, तो वो भी लैंड पे ही करवाते हैं, और वही शीप हमें वूल प्रोवाइड करती है। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन ने जो क्या किया है, इतने ज्यादा लैंड को यूज कर लिया है कि वो आज के समय पर डिग्रेड हो रही है, और नेचुरल जो फोर्सेज है उनको भी बढ़ावा दिया है कि वो लैंड को और आसानी से डिग्रेड कर सके। जैसे कि हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के तौर पर अगर हम देखें तो डिफॉरेस्टेशन हमने किया है, जंगलों को काटा है, ओवरग्रेजिंग हमने की है, अपने पशुपालन के लिए हमने ज्यादा लैंड को इस्तेमाल किया है ग्रेजिंग के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज या फिर क्वेरिंग की है। माइनिंग एक्टिविटीज हम सभी जानते हैं, अगर कहीं पर भी माइनिंग एक्टिविटीज होती है तो वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ पैचेस क्रिएट हो जाते हैं लैंड पर। या क्वेरिंग, अगर किसी जगह को हम खोदते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो क्वेरिंग है हमारी। ठीक है, तो क्वेरिंग से भी क्या होता है, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन होता है। माइन साइट्स जो है वो कई बार हमें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कुछ एरियाज का, जैसे माइन साइट जो है वो अबेंडन कर देती है उस लैंड को, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्निंग। ठीक, वो जो एरिया जहाँ पर माइनिंग की जाती है वहां पर बड़े बड़े क्रेटर्स या गड्ढे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमको बताया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक,
डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। और जाहिर सी बात है, जब हम उसी एरिया में क्या करते हैं, जब अगर हम किसी एरिया में माइनिंग कर रहे हैं तो वहां के हमें पेड़ पौधे या जंगल वगैरह हटाने होंगे। तो यहाँ पर पहला तो स्टेप है कि हमने डिफॉरेस्टेशन किया, ठीक। डिफॉरेस्टेशन के बाद हमने क्या किया, फिर माइनिंग की, और फिर जमीन को छोड़ दिया एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेट क्रेटर्स, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए उस जमीन में, जो कि हॉलो पैचेस क्रिएट कर देते हैं। अब ये जमीन किसी भी काम की नहीं रही है, ना तो हम इस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं आगे, ना ही और कुछ हो सकता है इस पर आगे, ठीक। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये सारी चीजों से ये क्या बन जाते हैं, हमारे लिए रीजन बन जाते हैं लैंड डिग्रेडेशन का। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवरग्रेजिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें तो हम पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर हमें वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। यानी कि पानी की वजह से यहाँ पर जमीन जो है वो खराब हो रही है, या उससे क्या होता है, पानी से सैलिनिटी इंक्रीज होती है और एल्कलिनिटी इंक्रीज होती है सॉइल की, जो कि उसको फर्टाइल नहीं रहने देती उतना जितनी की वो पहले थी। तो यहाँ पर ये सारी रीजन जो है वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो क्या कर रही है, लैंड को डिग्रेड कर रही है, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज की भी बात करें तो हम देखेंगे सीमेंट फैक्ट्री हो गई, सेरामिक फैक्ट्री हो गई, सेरामिक इंडस्ट्री हो गई, वो क्या कर देती है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल्स क्रिएट करती है एटमोस्फेयर में। अब वही डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, जमीन पर रह जाते हैं। जब ये डस्ट पार्टिकल जमीन पर रह जाते हैं तो जब भी बारिश होती है, जब भी यहाँ पर बारिश होगी, तो ये क्या कर देगी, वाटर को क्लॉट कर देगी, जमीन में इस पानी को आने नहीं देगी, और ना ही सेटल डाउन होने देगी, ना ही इन्फिल्ट्रेशन होने देगी इसका, ताकि वो नीचे सेटल डाउन हो सके अर्थ के, या अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिप्लेनिश हो सके। तो ये भी एक नुकसानदायक है भाई, इंडस्ट्री को, एफ्लुएंट्स को हमें इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है कि वो लैंड को डिग्रेड करे और हमारे एनवायरनमेंट को या फिर एटमोस्फेयर को नुकसान पहुंचाए। अब इसको मैनेज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को। पहला तो है एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। दूसरा, मैनेजमेंट किया जाए, ग्रेजिंग फील्ड्स को मैनेज किया जाए कि कौन कब कितने समय पर ग्रेजिंग करेगा और कितनी जगह इस्तेमाल होनी चाहिए ग्रेजिंग के लिए, ठीक। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, शेल्टर बेल्ट बनाने हमें प्लांट्स के, ताकि जो सॉइल है वो एक से दूसरी जगह पर या फिर उसका इरोजन ना हो, ठीक। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग करनी है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस और सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया। जहाँ पर एरिड एरियाज है, बंजर जमीनें हैं, जहाँ पर सैंड है, प्रॉपर सैंड है, तो वहां पर हमें थॉर्नी, जाहिर सी बात है वहां पर जो हर्ब्स वगैरह है वो तो ग्रो कर नहीं पाएंगे, तो हमें थॉर्नी बुशेस को ग्रो करना है। थॉर्नी बुशेस को इसलिए ग्रो करना है ताकि वो वहां पर जो सैंड है उसको होल्ड डाउन कर सके और वो सैंड एक दूसरी जगह पर मूव ना करे, या कि उसकी इरोजन ना हो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड जो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, एक कंट्रोल करनी है माइनिंग एक्टिविटीज, और जो इंडस्ट्रियल डिस्पोजल है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज करना है। वेस्ट को ट्रीट करके ही लैंड पर डिपोज करना है, यानी कि अगर जो वेस्ट है, जो मटेरियल है, जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमें ऐसे ही जमीन पर नहीं डाल देना है ताकि वो हमारी जमीन को नुकसान ना कर सके, ठीक। उसको हमें ट्रीट कर उसके जो केमिकल एफ्लुएंट्स है जो खराब कर सकते हैं हमारी लैंड की फर्टिलिटी को, उसको सुधार के ही हमें क्या करना है, लैंड में डिपोज करना है, ठीक। इसके अलावा वाटर इंडस्ट्रीज से हम देखते हैं वाटर भी देखने को मिलता है हमें, जो वाटर भी निकलता है या सब अर्बन एरियाज को पॉल्यूट कर देता है, तो उससे भी हमें बचना है। तो इतना था हमारे पास लैंड रिसोर्स और लैंड डिग्रेडेशन में। लास्टली अब हम शुरू करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, लेकिन सॉइल एज अ रिसोर्स गाइस हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉइल एज अ रिसोर्स के साथ।